Hello, friends. Today we are going to start polity and it is our part 1 जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा संविधान सभा के अंदर कुछ लोग थे। इट इज़ अ बॉडी ऑफ पीपल that was going to make the constitution for our people। ठीक है, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, संविधान सभा, जो कि 1946 के अंदर निर्मित हुई। ठीक है, कब निर्मित हुई वो? 1946 के अंदर। और इसका मेन काम क्या था? इसने हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश की जुडिशरी के लिए लॉज बनाए, फ्रेमवर्क बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर जिसको समझकर, जिसको फॉलो करके हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे देश को चला रही है, और जो हमारे देश की बाकी एजेंसीज हैं, जुडिशरी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सारा उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 टाइप्स का है, जिसको मेनली हम 2 टाइप्स बोलते हैं, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिटन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि इंडिया का है, यूएसए और फ्रांस, इन तीनों कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ठीक है, और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। सबसे पहले जिस देश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो कौन सा देश था? यूएसए। और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? वो किसका है? इंडिया का है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? इट इज़ ऑफ यूके। ठीक है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? अनरिटन है। तो क्या वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ लॉज नहीं बनाए गए हैं? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हम ये पूछ सकते हैं, क्या वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस या लॉज को फॉलो नहीं किया जाता? अगर फॉलो किया जाता है तो क्या वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर उनके रूल्स रेगुलेशंस और लॉज को लिखा गया है। लेकिन हम अनरिटन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सिंगल बुक नहीं है, दे आर हैविंग द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, जिनको वो रीड करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हैं। इस देश में सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट है। जिन कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन है, उनके अंदर जो सुप्रीम क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के अंदर सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर सुप्रीम क्या है? उनकी पार्लियामेंट। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारे देश के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी, बिकॉज उन्हें लगा कि हमारे पास हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए। ये डिमांड तो वैसे हमारे देश में 1892 में ही रखी गई थी, लेकिन उस टाइम हमें भी नहीं पता था एक्चुअली व्हाट वी आर डिमांडिंग। हमारे देश के अंदर थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। इन्होंने अपने एक आर्टिकल में, स्वराज्य आर्टिकल था, उसके अंदर इन्होंने इनफॉर्मल तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। लेकिन जो सबसे पहले एक ऑफिशियल डिमांड जो हमारी कंट्री में रखी गई, वो कब रखी गई? 1934 के अंदर। वो किसने रखी? M.N. रॉय। M.N. रॉय ने 1934 में रांची के अंदर सबसे पहले फॉर्मल डिमांड रखी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे स्वराज पार्टी की बात हो रही है, तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? C.R. दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1923 के अंदर इस पार्टी को फॉर्म किया, फाउंड किया। ठीक है, अब उसके बाद इन द सेम ईयर INC ने भी डिमांड रखी। किसकी डिमांड रखी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन 1934। लेकिन ऑफिशियल डिमांड INC ने कब रखी? 1934
1935 में। जवाहरलाल नेहरू ने भी फिर 1936 में इसकी अलग से डिमांड रखी। कहाँ पे? आईएनसी के ही एक सेशन में, जो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ के अंदर ये सेशन हुआ था। यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। उसके बाद एक सबसे बड़ी डिमांड जो 1939 के अंदर रखी गई, वो किसने रखी? सी राजागोपालाचारी, जो हमारे देश के फर्स्ट गवर्नर बनेंगे। उन्होंने 15 नवंबर 1939 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की और उन्होंने बोला कि जिसके अंदर वोटिंग कैसे होगी? एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड होगी। मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करने के बाद देश का हर नागरिक को हक होगा अपने लिए किसी भी मेंबर को इलेक्ट करने का, अपने एरिया से किसी मेंबर को इलेक्ट करने का हक होगा, अगर वो इस क्राइटेरिया से ऊपर, इस एज सेक्शन से वो ऊपर हो जाता है। जैसे इस टाइम हमारे देश में वोटिंग एज कितनी है, वो लोग आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो 1939 के अंदर सी राजागोपालाचारी ने डिमांड की, तो उसके बाद 1940 के अंदर हमारी ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ लिखी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः मतलब मेनली जो लोग होंगे वो भारतीय होंगे, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंट्रोल रहेगा वो पीएम के अंडर रहेगा। पीएम किसका? ब्रिटेन का पीएम। वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। उस टाइम ब्रिटेन का पीएम कौन था? विलियम वुड। विलियम वुड ये उस टाइम वहाँ के क्या थे? पीएम थे। लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो उसके अंदर सारे के सारे भारतीय हों और उसका कंट्रोल भी हम लोग ही करेंगे, कोई भी बाहर वाला उसको कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करवा देंगे। जैसे आप लोग चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने इसको भी पोस्ट डेटेड चेक बोलकर अस्वीकार कर दिया। मतलब एक ऐसा चेक जिसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, जिसकी हमें कोई श्योरिटी ही नहीं है, हम कब यूज़ कर पाएंगे, हम यूज़ कर पाएंगे भी या नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो 1942 वाला फॉर्मूला भी फेल हो गया। फिर उसके बाद जब इंडियन लोग नहीं माने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स नहीं माने, तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके अंदर हमारी इस डिमांड को फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया गया जैसा हम लोग चाहते थे। जिसके अंदर 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। इन मेंबर्स के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनके नाम आपको याद होना ज़रूरी है और इनकी पोजीशंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर इन्होंने बोला कि हम अभी के अभी हमारी जो पावर्स हैं ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? इंडियन लीडर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके तहत कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 389, जिसके अंदर 292 मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश प्रोविंस से थे। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब एक ऐसे एरियाज़ जहाँ पर टोटली कंट्रोल किसका है? ब्रिटिशर्स का है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो मेन एरियाज़ हैं, यहाँ पर कंट्रोल चीफ कमिश्नर्स का है। और 93 प्रिंसली स्टेट्स हैं जहाँ पर राजे महाराजे अपने अकॉर्डिंग रूल करते हैं और वो टैक्स किसको दे देते हैं? ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स आए। और ये मेंबर्स की संख्या हमने किसके बेसिस पे चूज़ की, किसके बेसिस पे रखी? रिप्रेजेंटेटिव वाज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन उस एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड किए। और ये कैसे डिसाइड किए कि 10 लाख लोगों के पीछे हमारे पास कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 1 पर्सन था। उस टाइम हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी नियर अबाउट 40 करोड़ थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। एंड यहाँ पे ये इक्वेशन देखिए, जो हमारे पास 93 मेंबर्स थे जो प्रिंसली स्टेट से मेंबर आए थे, उसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो सारे, मतलब वो उनकी कंट्री, उनके जो
उनके जो हायर अथॉरिटीज़ थे, जो राजा महाराजा थे, उनके जो फेवरेट लोग थे, उन्होंने उनको वहाँ पे भेज दिया था संविधान सभा के अंदर। मतलब सिर्फ नॉमिनेट किया गया था। जैसे हमने मॉनिटर क्लास का ऐसे ही चूज़ कर लिया, मुझे क्लास का ये वाला बच्चा सही लगता है कि ये काम कर सकता है, आई हैव चूजन हिम द मॉनिटर, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग थे इस एरिया में, यहाँ पे हमने लोगों को चूज़ किया था इनडायरेक्ट वोटिंग के तहत। इनडायरेक्ट वोटिंग कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है ए एरिया, वहाँ पे 50 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो 50 लोग हैं उनको लोगों ने चूज़ किया, वहाँ के पीपल्स ने उनको चूज़ किया, ठीक है। डायरेक्टली चूज़ किया है तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होगी। लेकिन अब 50 के 50 पर्सन्स क्या कर रहे हैं, वहाँ से एक पर्सन चूज़ करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, अपनी संविधान सभा के लिए भेज रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे लोग खुद चूज़ नहीं करते, उनके चुने हुए लोग आगे किसी पर्सन को चूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे भारत के अंदर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे, हम पहले एमपीज़ चुनते हैं और एमपीज़ क्या करते हैं, आगे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वो पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि अब काफ़ी सारे प्रोविंस थे हमारे पास, यहाँ से 296 प्रोविंस थे, ठीक है। लेकिन इन प्रोविंस में से यूपी से सबसे ज़्यादा मेंबर्स आए थे, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वहाँ से कितने मेंबर्स आए थे, 55। मद्रास से 49 और बिहार से कितने आए थे, 36 मेंबर्स आए थे। और प्रोविंस जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर किससे आए थे, मैसूर से आए थे, और कितने आए थे, 7 मेंबर्स आए थे, ठीक है। तो सीए हमारी बन गई। तो सीए के अंदर अगस्त 1946 के अंदर क्या हुए, चुनाव हुए तो जिसमें कांग्रेस ने कितनी सीट्स को जीता, 208, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स, एंड अदर्स जो कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज थी उन्होंने 15 सीट्स को जीत लिया। हिंदूज 163, मुस्लिम 80 एंड 6 ने कितनी सीट्स को जीता, 6 हैज़ वॉन 4 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कौन से रिलीजन से थे, हिंदू से थे, और सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी ने सीट्स को जीता, कांग्रेस ने, ऑफ कोर्स कांग्रेस ने। इसके अंदर एक पारसी मेंबर भी था जिसका नाम आपको याद रखना है, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, उनका नाम था पीएच मोदी। उनका नाम क्या था, पीएच मोदी। और एक एंग्लो इंडियन थे, उनका नाम था फ्रैंक एंथनी, ठीक है। और जो चीफ कमिश्नरीज थी, जो 4 हमने भी बात की, वो कौन कौन सी थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली। आप ABCD से याद रख सकते हैं, अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग एंड D फॉर दिल्ली, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स ने 2 जुलाई 1947 को संविधान सभा को ज्वाइन किया, और सिर्फ 6 प्रिंसली स्टेट्स ने ही ज्वाइन किया, बाकियों ने अभी ज्वाइन नहीं किया। हमें पता है ऑपरेशन पोलो चलेगा, उसके बाद हैदराबाद के लिए, जूनागढ़ के लिए चलेगा, देन उसके बाद इधर अजमेर के लिए चलेगा, फिर उसके बाद सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ आएंगी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए चलेगा, ठीक है। उससे पहले सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ नहीं आना चाहती थी, कुछ आना चाहती थी, कुछ नहीं, कुछ टाइम के बाद वो मान गई, विद द स्ट्रगल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इस चीज़ में बहुत टिपिकल भूमिका निभाई, ठीक है। तो होप्स आपको सब समझ में आ गया होगा। हमारी संविधान सभा के अंदर टोटल फीमेल मेंबर्स कितनी थी, 15, ये आपको याद रखना है। टोटल 15 फीमेल मेंबर्स थी। और SC से शेड्यूल कास्ट कितने लोग थे, 26, और शेड्यूल ट्राइब कितने लोग थे, 33। ये भी आप याद रखें, वैसे ये पूछा नहीं गया कभी भी आज तक, पर स्टिल अगर पूछ लें तो शेड्यूल कास्ट 26 थे, और शेड्यूल ट्राइब से 33 थे, और टोटल फीमेल्स ये आपको याद रखना ज़रूरी है, वो कितनी थी, 15। और एक पारसी मेंबर आपको याद रखना है, PH मोदी, और एंग्लो इंडियन कौन थे, फ्रैंक एंथनी, ठीक है। तो उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बोली गई, डिफरेंट हिस्टोरोलॉजिस्ट ने बोली, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं आज, उसके बाद हम आज का लेक्चर ओवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडाइजिनस टू द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अकेली ही कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, संविधान बना सकती है हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, एंड फुली रिप्रेजेंटिंग
विल ऑफ पीपल, और एक ऐसा संविधान जो ट्रूली लोगों के इच्छा को व्यक्त करेगा, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग वो संविधान अकेली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकती है। ये किसने बोला? महात्मा गांधी ने। इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर मेनली जो संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और अकेली कांग्रेस को ही ये इंडिया मान रहे हैं। और ये किसने बोला? ऑस्टिन ने अपने बुक दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिस्टोरोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश हिस्टोरोलॉजिस्ट। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक ही पार्टी की डोमिनेंट, एक ही पार्टी है जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घेरे हुए है, और कौन सी है वो? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड थर्ड स्टेटमेंट, CA इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिंगल कास्ट। ये कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही जाति है, और वो कौन सी है? हिंदूज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग किसके बैठे हैं? हिंदूज़ के ही बैठे हैं। और ये किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने बोला। साइमन ने भी यही बोला, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज़, ये एक हिंदूज़ की संस्था है, ठीक है। उसके बाद ग्रैनवाइल ऑस्टिन, उन्होंने ही बोला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वॉज अ वन पार्टी बॉडी, ये एक वन पार्टी बॉडी है और एक पार्टी की कंट्री के लिए काम कर रही है। जिस एक कंट्री है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक ही पार्टी से मिलके बनी है, और वो कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे ये भी किसने बोला? ग्रैनवाइल ऑस्टिन। हो सकता है होप्स आप सभी को समझ आया हो बहुत अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।